हेलो नमस्कार, वेलकम ऑल। मैं हूं सागर भार्गव राइवल्स एकेडमी से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राइवल्स एकेडमी की एक और नई वीडियो के अंदर। तो बेटे, हम कर रहे हैं एचटेट का रिवीजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले 2 दिन के अंदर आपका एचटेट का एग्जाम होने वाला है। रिकॉर्ड किया हुआ है, सो प्लीज उस वीडियो के अंदर भी देखिए। हम कर रहे हैं एचटेट कॉमन पेपर जो है इंग्लिश का, उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए, सो हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे और आज के जो क्वेश्चंस है उनमें सबसे पहला सवाल जो है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपको पता चल जाए कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए सवाल देखते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज और स्कूल, राइट। सो फॉर्मर स्टूडेंट्स किसी भी स्कूल के या कॉलेज की जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं। फॉर्मर मतलब बेटे पुराने। फॉर्मर स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ओल्ड स्टूडेंट्स, राइट। जो पहले पुराने स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी स्कूल या कॉलेज के, उनको क्या बोला जाता है? उनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? उनके लिए एक वर्ड क्या होगा? ये चीज आपको याद रखनी है बेटे। वो उनको बोलते हैं हम एल्यूमनाई। किसको बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमनाई बोलते हैं बेटे। तो एल्यूमनाई जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और प्लूरल जो फॉर्म होता है वो होता है एल्यूमनाई, लेकिन सिंगुलर जो फॉर्म होता है इसी वर्ड का, जो आपका सिंगुलर फॉर्म है बेटे, वो होता है एल्यूमनस। राइट स्टूडेंट्स, वो होता है क्या आपका? एल्यूमनस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चेंज द नरेशन। नरेशन आपको चेंज करना है। नरेशन का मीनिंग क्या होता है बेटे? नरेशन का मीनिंग आप सभी को पता होगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा टॉपिक है उसको हम नरेशन बोलते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, उसको आपको चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस हमारा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका टेंस क्या है, राइट। तो सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे वर्ड फाइंड आउट करना है, और वो जो टाइम वर्ड है वो हमारा क्या है? टुमारो बेटे। तो टुमारो जैसे मतलब क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है बेटे। और जब भी आपकी फ्यूचर टेंस की बात आती है तो फ्यूचर टेंस के अंदर या तो आप विल यूज करते हैं, या फिर आप शेल यूज करते हैं, या फिर आप V1 ING फॉर्म को यूज करते हैं बेटे। V1 ING फॉर्म है वो भी आपका फ्यूचर को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे ही आई एम टेकिंग मतलब मैं लेकर जाऊंगी। तो इसीलिए जब हम इसको चेंज करने वाले होते हैं तो हम इसको फ्यूचर टेंस की सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब भी रिपोर्टेड स्पीच को, यानी कि आप जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं तो उस टाइम पर फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस है वो विल और शेल के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। अगर आपके पास विल है तो वो बेटे चेंज हो जाएगा वुड के अंदर, और अगर आपके पास शेल है तो वो बेटे चेंज हो जाएगा शुड के अंदर, राइट। तो चलिए यहां पर देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर वुड है। तो पहले ऑप्शन के अंदर आपको वुड मिल रहा है, शी वुड बी टेकिंग द चिल्ड्रन। सेकेंड ऑप्शन के अंदर विल है तो गलत। थर्ड ऑप्शन के अंदर भी विल है तो गलत। फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी विल है तो ये भी गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। शी टोल्ड मी दैट शी वुड बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू द डे आफ्टर। टुमारो यहां पर किसके अंदर चेंज हो जाएगा? द डे आफ्टर के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा फटाफट चलेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस है उनको फटाफट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ। सिनोनिम और करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सिनोनिम जिन्हें नहीं पता है, सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, और एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। सिनोनिम का मतलब क्या होता है बेटे? सिमिलर वर्ड, और एंटोनिम का मतलब होता है बेटे ऑपोजिट वर्ड। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास जो वर्ड दिया गया है उसका सिनोनिम क्या है। करेक्ट सिनोनिम क्या है उसका? सिमिलर वर्ड, यानी कि सेम वर्ड उसका क्या रहेगा, उसकी जगह पर हम एक और कौन सा सेम वर्ड यूज कर सकते हैं? जीनियस। जीनियस मतलब बहुत ही बुद्धिमान, ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? जीनियस बोलते हैं, राइट।
हैप्पी का मतलब खुश, चेयरफुल का मतलब भी खुश, कंफर्टेबल, कंफर्ट का मतलब होता है, कंफर्ट का मतलब आसानी, किसी भी चीज के शांति से एक जगह पर बैठे रहना, कंफर्ट फील करना, तो उसको बोलते हैं हम कंफर्ट। राइट, तो टैलेंटेड जो है वो वर्ड, वो है सिनोनिम किसका? जीनियस का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अब आपको यहाँ पर फिल करना है बेटे। प्रेपोजिशंस आर दोज वर्ड्स which tell us about the position of some object or some subject or any other word in a sentence। किसी भी वर्ड, कोई भी नाउन या ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की जो पोजीशन बताता है, रिलेशन बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं सेंटेंस क्या दिया हुआ है। He has not yet recovered dash his illness। वो अपनी इलनेस से रिकवर नहीं हुआ है अब तक। अपनी इलनेस से रिकवर नहीं हुआ है, इसका मतलब जब भी हम किसी चीज से दूर जाते हैं, एक चीज से दूसरी चीज को अगर हम दूर करते हैं, तो या तो वहां पर ओ डबल एफ ऑफ यूज किया जाता है, या फिर वहां पर फ्रॉम यूज किया जाता है। राइट स्टूडेंट्स, ऑफ का मतलब होता है किसी एक चीज से सेपरेट कर देना। ठीक है, किसी एक चीज से, किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरी चीज को सेपरेट कर देना, अलग कर देना। और फ्रॉम यूज होता है किसी एक चीज से दूसरी चीज को दूर लेकर जाना, थोड़ा सा दूर, थोड़े डिस्टेंस पर लेकर जाना। तो यहां पर ही हैज नॉट येट रिकवर्ड डैश हिज इलनेस, यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? इलनेस। ओवर कहाँ यूज होता है बेटे? ओवर मैं आपको बता देता हूं। ओवर यूज होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर से आपको मूवमेंट शो करना हो। ओवर हिज हेड, ओवर हिज शोल्डर्स, राइट, ओवर द रिवर। राइट, तो वहां पर आप ओवर यूज करेंगे। इन का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको चीज रखी हुई है या रखनी है, तो उसके लिए आप इन यूज करेंगे। एट यूज होता है बेटे पोजीशन के लिए और टाइम के लिए, लेकिन एक छोटी पोजीशन के लिए, एक शॉर्ट स्पॉट के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। अंडरलाइंड इडियम का मीनिंग आपको यहां पर बताना है। अब अंडरलाइंड इडियम क्या है? सेंटेंस देख लेते हैं, बड़े ही ध्यान से सेंटेंस देखिएगा बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इडियम भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। A lion's share of India's annual budget is for defense। A lion's share, ये अंडरलाइन किया हुआ है। लायन बेटे जंगल का राजा, हम सभी को पता है। और लायन जो है, अगर ये किंग ऑफ द जंगल है, तो इसका जो शेयर है, इसका जो हिस्सा है, ठीक है, इसका जो पार्ट है, ये सबसे ज्यादा होगा। अगर एक जगह पर सारे जानवर इकट्ठे हो जाए, तो राजा का पार्ट जैसे सबसे ज्यादा होता है, राजा का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है, इसी तरीके से लायन शेयर का मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा। तो यहां पर सबसे बड़ा हिस्सा कौन से ऑप्शन में है बेटे? हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, दैट इज मेजर शेयर। मेजर शेयर मतलब सबसे बड़ा हिस्सा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम। बेटे आ गया है एंटोनिम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एंटोनिम और सिनोनिम बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो एंटोनिम आ गया यहाँ पर। ग्लूमी वर्ड का एंटोनिम आपको बताना है यहाँ पर। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है बेटे दुखी। ठीक है, दुखी होता है ग्लूमी वर्ड का मीनिंग। और दुखी इनमें से किसके लिए यूज होगा? दुखी इनमें से जो एंटोनिम है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वैसे तो डिसमल जो है उसके लिए हमारा वर्ड ग्लूमी, लेकिन ये हो जाएगा बेटे सिनोनिम। ठीक है, उल्टा मतलब बहुत ही खुश। तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया है कि चीयरफुल जो है उसका मतलब होता है खुश। राइट स्टूडेंट्स, सो ग्लूमी का एंटोनिम, करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पर चीयरफुल। प्रेज का मतलब तारीफ करना, कोर्स का मतलब खुरदुरा। राइट स्टूडेंट्स, कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? खुरदुरा। चीयरफुल का मतलब खुश, और डिसमल का मतलब दुखी। तो डिसमल आपका सिनोनिम की तरह यूज। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। आई होप आप सभी को ये सवाल अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज लाइक और शेयर करते चलिएगा बेटे। चूज द करेक्ट। कंजंक्शन कैसे आपको पता चलेगा? कंजंक्शन होते हैं बेटे वो वर्ड्स जो आपके दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब दो सेंटेंस को जोड़ने वाले जो कंजंक्शन होंगे, वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में
दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप अप्रोप्रिएट कंजंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। तो सेंटेंस देखते हैं, चलिए। आई शैल नॉट गो डैश आई एम इनवाइटेड। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। आई एम इनवाइटेड, इसका मतलब मुझे इनवाइट किया गया है। लेकिन दोनों सेंटेंसेस आपस में का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। आप इन चारों ऑप्शंस को यहां पर ऐड करके देख सकते हैं। जिस ऑप्शन का मीनिंग आपको निकल के आ जाए वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बेटे। चलिए अब देखते हैं। एंड जो है, एंड यूज होता है और के लिए। और एक ऐसा कंजंक्शन है जो वहां पर यूज होता है जहां पर दोनों ही सेंटेंसेस को पॉजिटिव में हम रखते हैं और दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं। तो एंड तो यहां पर यूज हो नहीं सकता, एक नॉट यूज किया है, एक एम इनवाइटेड यूज किया है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहां पर एंड तो यूज नहीं हो सकता। बट जो है, और परंतु उसके लिए यूज होता है, परंतु के लिए यूज होता है बट, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप इसको यूज करके देखेंगे, आई शेल नॉट गो बट आई एम इनवाइटेड। आई शेल नॉट गो बट आई एम इनवाइटेड, अगर आप इनवाइटेड नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनवाइटेड हूं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी कोई बात आपका जो मतलब जो कनेक्शन है वो इस बात का नहीं बन रहा है यहां पर। फोर्थ जो है वो वहां पर आप देख सकते हैं कि देयर, आई शेल नॉट गो देयर आई एम इनवाइटेड, अगर आप इनवाइटेड हैं लेकिन आप फिर भी नहीं जाएंगे तो इस बात का तो कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर सेकंड जो ऑप्शन है बेटे, सेकंड जो ऑप्शन है अनलेस, इसको जब हम यूज करते हैं, अनलेस का मतलब होता है तब तक, ठीक है। अनलेस ऐसे यूज कर सकते नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इनवाइट ना किया जाए, तो अनलेस हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। तो कंजंक्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन आपको जब मीनिंग पता है कि इन दो सेंटेंसेस के करस्पॉन्डिंग रिलेशन के अंदर हमें कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, आपको यूजेज अगर पता है, तो वहां पर आप बहुत अच्छे से आराम से इनको फिल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए कि फ्रेजल वर्ब एक्चुअल में होते क्या है बेटे। अगर आपके पास एक वर्ब है और उसके बाद आपके पास एक प्रेपोजिशन यूज किया गया है, अगर आपके पास एक वर्ब है बेटे और उसके बाद एक प्रेपोजिशन यूज किया गया है, तो उन दोनों को जोड़ने के बाद एक नया मीनिंग जो निकल के आता है, उन दोनों कॉम्बिनेशन का अगर एक नया मीनिंग निकल के आता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जिसका मतलब कि वहां पे वर्ब तो यूज हो रही है, लेकिन वो एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। तो वहां पे किसकी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि फ्रेजल वर्ब कैसे काम करता है। पुल, पुल का मीनिंग क्या होता है बेटे? पुल का मीनिंग होता है बेटे खींचना, ठीक है। पुल का मीनिंग क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा पुल अप, ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ खींचना, ऊपर की तरफ खींचना नहीं हुआ। पुल अप का मतलब क्या है? पुल अप का मतलब यहां पर है या तो पुल अप या फिर पुल ओवर, इसका मतलब है रोकना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रोकना। आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, आपको कोई बोले पुल अप या पुल ओवर, ठीक है, तो वहां पर उसका मतलब क्या है कि गाड़ी को रोको, ठीक है। तो यहां से फ्रेजल वर्ब का आपको मीनिंग पता चल गया होगा कि एक वर्ब जिसका मीनिंग कुछ और ही है, प्रेपोजिशन लगने के बाद उसका मीनिंग कुछ और बन जाता है, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब कौन सी है, उसका क्या मीनिंग निकल के आया वो हमें बताना है। क्वेश्चन है हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। अब यहां पर अंडरलाइन जो है वो टर्न और अप। टर्न का मतलब घूमना, अप का मतलब ऊपर, तो ऊपर की तरफ घूमना, ये इसका मीनिंग नहीं हुआ बेटे, इसका मीनिंग कुछ और रहेगा। तो एक चीज आप याद रख लीजिए कि अगर टर्न अप आपका लिखा हुआ आता है, तो टर्न अप का मतलब होता है या तो शो या फिर हैपन, ठीक है। किसी चीज को या तो शो करना या किसी चीज का होना, वो आपका मीनिंग होता है टर्न अप का। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस चीज का, राइट स्टूडेंट्स। सो टर्न अप के साथ साथ एक और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टर्न आउट, ठीक है। टर्न अप के साथ साथ है टर्न आउट। अगर टर्न अप मिल जाता है तो उसका मतलब है शो या हैपन,
लेकिन टर्न आउट का मतलब क्या होता है? निकलना, एज अ रिजल्ट। किसी चीज का रिजल्ट जब निकलता है तो उसके लिए हम टर्न आउट को यूज करते हैं। चलिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज द एरर। अब एरर हमें फाइंड आउट करना है कि एरर कौन सा रहेगा यहां पर। शी डज नॉट रिजेंबल टू ईदर ऑफ हर पेरेंट्स। शी डज नॉट रिजेंबल टू ईदर ऑफ हर पेरेंट्स। एक बात आप याद रखिए यहां पर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास टू आएगा, ठीक है, जब भी आपके पास टू आएगा, या जब भी आपके पास डिड आएगा, या फिर जब भी आपके पास कोई मॉडल वर्ब आ जाए, ठीक है, ये तीनों को याद रखिएगा बेटे। जब भी आपके पास टू, डिड या मॉडल वर्ब आ जाए, उसके बाद आप हमेशा V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। यहां पर वर्ब की फॉर्म आएगी बेटे, इसके बाद कोई और वर्ड नहीं आएगा। कोई रेयरली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर डिड के बाद और मॉडल वर्ब के बाद कोई और दूसरे वर्ड आते हैं, लेकिन यहां पर जनरली, मोस्टली टू के बाद हमेशा यहाँ पर क्या आएगा? डिड के बाद और मॉडल वर्ब के बाद यहाँ पर आएगा V1 बेटे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, टू जो वर्ड है इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ है ईदर ऑफ। लेकिन ईदर तो कोई वर्ब नहीं होती है, ठीक है बेटे, ईदर कोई वर्ब नहीं होती है, ईदर आपका होता है एक डिटर्मिनर, ठीक है। तो इसी वजह से इनकरेक्ट और एरर जो है वो सी पार्ट हुआ, यहाँ पर सी पार्ट में ही प्रॉब्लम है हमारे पास। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटे। सेलेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको बताना है ऑप्शंस के अंदर। व्हेन आई फर्स्ट डैश टू दिस हाउस, इट, व्हेन वर्ड आ जाता है, ठीक है। अगर व्हेन वर्ड आपके पास सेंटेंस में आ जाता है तो ये चीज आप मान के चलिए कि वहां पर आपका V2 यानी कि पास्ट टेंस जो है वो आपका यूज होगा, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। तो यहां पर ऑप्शंस में हम देख लेते हैं पास्ट फॉर्म किसमें है। तो कम्स इज, ये पास्ट फॉर्म नहीं है, बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन कमिंग और इज, ये भी बिल्कुल गलत है, ये प्रेजेंट के हैं। कम और आर ये भी प्रेजेंट के हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा, केम और वॉज। तो व्हेन आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस, इट वॉज अ वेरी क्वाइट एरिया। बी, वॉज और बीन, ये हमारे बी के फॉर्म्स होते हैं बेटे। V1 बी, V2 वॉज और V3 बीन। आई होप ये चीज आपको याद रहेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल ट्राई करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अंदर से करेक्ट फॉर्म जो है वो आपको बताना है। यहाँ पर पीटर डैश टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर डैश हिम। अब यहाँ पर बीच में जो बट है वो भी यूज हो गया, एक कंजंक्शन यूज हो गया है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज आप फिगर आउट कर सकते हैं कि ये आपका पास्ट का सेंटेंस रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट का भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अब ये वर्ब फॉर्म्स जो है इनको यूज करके देख सकते हैं। अगर आप ट्राइंग को यूज करेंगे तो बेटे ट्राइंग के लिए आपको इज, एम, आर, वॉज या फिर वर देखने को मिलेगा। अगर आप ट्राइंग यूज कर रहे हैं तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आपके ट्राई से पहले कुछ भी नहीं है, तो ये आपका गलत आंसर है। वॉज ट्राइंग, अब यहां पर ऑप्शन में ही वॉज ट्राइंग आ गया, तो यहां पर अब हमें देखना पड़ेगा कि ये ठीक भी है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। पीटर वॉज ट्राइंग टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर वॉज हियरिंग हिम। बेटे दो जगह पर कभी भी, एक जगह पर अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज हो गया है तो दूसरी जगह पर आप दोबारा से पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं यूज करेंगे, दूसरी जगह पर आप सिंपल पास्ट यानी कि V2 फॉर्म को यूज करेंगे। तो यहां पर ऐसे होना चाहिए था, पीटर वॉज ट्राइंग टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हर्ड हिम। ये आपका सेंटेंस होना चाहिए था, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, इज ट्राइंग और हियर्स। अब यहां पर देखते हैं, अगर ये इज ट्राइंग है तो दूसरे में किस तरीके से हियर्स आ जाएगा? पीटर इज ट्राइंग टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हियर्स हिम। अब यहां पर दोनों ही सेंटेंसेस में आपका प्रेजेंट जो है वो यूज हो गया है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट की आइडिया के ऊपर बेस्ड है। तो इसी वजह से यहां पर फर्स्ट जो आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा बेटे। I hope this question is clear to everyone. So Peter tried to come in quietly, but his mother heard him. चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
बहुत ही इजी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में आपको चेंज करना है। दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। सबसे टू सब्जेक्ट प्लेस, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। ये पहली बात है, ये पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपका फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा बेटे? V3 के अंदर चेंज हो जाएगा। आपका आगे कोई भी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, यहां पर V3 प्लस बाय, इसके अंदर आपका चेंज होता है। V3 से पहले आपको जो लिखना है वो आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको पता चलेगा। अब जैसे सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस ध्यान से देखते हैं। बीज मेक हनी। अब मेक जो है, अगर आपके पास V1 प्लस एस और ES का कोई भी फॉर्म है, V1 प्लस एस और ES का आपके पास कोई भी फॉर्म है, तो वहां पर इज या फिर आर जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा बेटे। क्या यूज करना पड़ेगा? इज और आर आपको यूज करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट में आई आता है तो आप वहां पर एम भी यूज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर देखते हैं किस में इज और V3 फॉर्म है, वो देख लेते हैं। इज और मेक, मेक आपका V3 फॉर्म नहीं है बेटे, ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन ही गलत है। आर मेकिंग, आर और मेकिंग, मेकिंग तो हमें करना ही नहीं है, तो ये V3 ऑप्शन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आपका। आर मेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेड आपका V3 फॉर्म है। इज मेड ये भी हो सकता है, इज और मेड, इज के साथ मेड भी V3 फॉर्म है। अब इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? अब आपको बेटे ये देखना है कि आर और इज आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ है या नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप या तो वहां पर इज या एम यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वहां पर आर यूज करेंगे। और हनी, हनी क्या है? वो बेटे सिंगुलर कंसिडर होता है। जितने भी आपके लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड्स हो गए, पाउडर्स हो गए, तो ये जितने भी पदार्थ हैं आपके, वो सभी के सभी सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन के अंदर आते हैं। तो हनी इज मेड बाय बीज, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी टाइप के आ जाते हैं। अगला सवाल भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा ही है। अब आपको यहां पर भी यही चीज फाइंड आउट करनी है कि आपका वर्ब फॉर्म किस तरीके से चेंज होगा। हैज पुट जो है वो कैसे चेंज होगा। द लाइट को आपको आगे लेके आना है क्योंकि द लाइट आपका ऑब्जेक्ट है। somebody आपका सब्जेक्ट है तो somebody को आप पीछे लेके आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। और has put out ये आपका वर्ब फॉर्म है। तो अगर has आपके पास आ जाता है, has प्लस V3 अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको चेंज करेंगे has been प्लस V3 के अंदर चेंज करेंगे बेटे। किसके अंदर चेंज करेंगे? has प्लस V3 अगर आ जाता है तो has been प्लस V3 के अंदर आप इसको चेंज करेंगे। अब हैज बीन किसके अंदर है वो भी हम देख लेते हैं। हैज बीन सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो बेटे मैंने आपको पहली बार में ही बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर somebody ही है पहली पोजीशन पर, जो कि गलत बात है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। द लाइट हैज बीन पुट आउट बाय समबडी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। आई शेल डू इट डैश प्लेजर। आई शेल डू इट डैश प्लेजर, मैं ये काम खुशी से कर दूंगा, खुशी से, ठीक है। ये काम मैं अपनी खुशी से कर दूंगा। जब भी हम खुशी से की बात करते हैं तो आप खुशी को यूज कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। खुशी लड़की का नाम नहीं है, खुशी जो फीलिंग है, जो हैप्पीनेस है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस से हम काम कर रहे हैं, खुशी से हम काम कर रहे हैं, तो विद प्लेजर हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटे? विद जो प्रेपोजिशन है वो हम यूज करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सेड मदर। जब भी आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके पास WH वर्ड का क्वेश्चन है तो आप वहां पर
जो ये कॉमास हैं उनको हटाकर, ठीक है, कॉमास की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, ये WH वर्ड ही यूज करेंगे बेटे, और कुछ यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वहां पर आपका जो पर्सनल प्रोनाउंस है, जैसे माई हो गया, वो आपका चेंज होगा। माई, उसको चेंज करने के लिए आपके पास एक रूल होता है, SON 1 2 3। माई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है। सब्जेक्ट आपका मदर है, तो मदर इज शी, ठीक है, लेडी है, इस वजह से शी प्रोनाउन जो है वो यूज होगा। अब यही जो शी है, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज हो रहा है, इसी वजह से इसको हम हर में चेंज कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको हर के अंदर चेंज कर देंगे। तो चलिए इन दो बातों के साथ फिगर आउट करते हैं कि कौन सा हमारा रहेगा। मदर आज हु हैज बीन यूजिंग हर टाइपराइटर। मदर आज हु हैज बीन यूजिंग हर टाइपराइटर। अब बेटे हैज बीन तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, ठीक है, हैज बीन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हैज बीन को आपको किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, हैज बीन को आपको हैड बीन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक अलग बात है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। मदर हु वॉज यूजिंग हर टाइपराइटर, नहीं, बिल्कुल गलत। मदर आस्क्ड हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर, ये आपका सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। सो बेटे दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये हमने कुछ एक और क्वेश्चन किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज बेटे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट आप सभी को और आपके फ्रेंड्स को इस चीज का कुछ ना कुछ फायदा मिल सके आपके एचटेट एग्जाम के लिए। शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सो दैट कंटिन्यूस कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड होता रहे। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड बेटे, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। जय हिंद, जय भारत। दैट इज ऑल स्टूडेंट्स।